बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान के हमसाये में जंग चल रही है और इसकी हरारत पूरी दुनिया में फील की जा रही है। जिससे भी पूछो वो ये कहता है कि जो भी हो ये जंग ख़त्म हो और पेट्रोल सस्ता हो ताकि हमारी ज़िंदगियों में आसानी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश होने जा रही है। वैसे तो हम अक्सर डॉलरों की बारिश पाकिस्तान में करवाते रहते हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है सऊदी अरब की तरफ से, और वो होगी ग्वादर में रिफाइनरी की। ये रिफाइनरी बनने के बाद पाकिस्तान की किस तरह तकदीर बदलेगी, चंद चीज़ें आपको बताऊंगा और ये किस तरह काम करेगी। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इसी हफ्ते तकरीबन हफ्ता या आप इतवार, कहने का मतलब यह है कि दिस रनिंग वीक में अगर पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के दोबारा मुज़ाकरात हैं वो हों, यानी सेकंड राउंड ऑफ जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं वो होने जा रही हैं। इस हवाले से बहुत सी मुखबरियां हमारे पास आ चुकी हैं और वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन कैसे किस तरीके से किस तरह बात कर रहा है, किस किस ने रजामंदी जाहिर कर दी है, कहाँ पे कोई चीज़ अटकी हुई है और क्या होने जा रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि अमेरिका अब दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा तो ये गलत ना होगा। अब वर्ल्ड आर्डर बदलने की बातें तो हर तरफ से की जा रही हैं, लेकिन ये वर्ल्ड आर्डर किस बुनियाद पे बदला जाएगा और वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से खुद अमेरिका के थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और चीन की जंग हो जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर चीन वाजिया बरतरी हासिल कर लेगा। अब मैं इससे पहले कि आपको गवादर और मुज़ाकरात के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि मिचेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ ये एक वाहिद वाशिंगटन का डेडिकेटेड थिंक टैंक है जो कि एक्सक्लूसिवली एयर डिफेंस और स्पेस पावर के ऊपर बात करता है और ये नज़र रखता है अमेरिका की ताकत के ऊपर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जनाब अगर जंग हो जाती है अमेरिका और चीन की तो असल चीज़ ये नहीं है कि कौन कितना सख्त हमला करता है। आपने ईरान और अमेरिका की जंग में देखा कि पहले 24 घंटे के अंदर 1000 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें मसनूई जहानत को भी इस्तेमाल किया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन यहाँ पे वो ये कहते हैं कि असल चीज़ ये होगी कि हाउ लॉन्ग हु विल सस्टेन, जो ज़्यादा देर तक इसको चैलेंज को बरकरार रखेगा, जंग को बरकरार रखेगा, वही ये जंग जीतेगा और अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो ढांचा है वो पुराना हो चुका है। 30 साल से बजट्स में कटौती की जा रही है और जदीद जो साजो सामान है उसके अंदर ताख़ीर पैदा की जा रही है। फ़िज़ाइया के पास जहाज़ पूरे नहीं हैं और जो मौजूदा बहरी बेड़े हैं वो भी पुराने हो चुके हैं। और हमने ये देखा कि ईरान ने दोनों बहरी बेड़े थे अमेरिका के, उनको निशाना बनाया और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका के पास असले के ज़खायर भी मौजूद नहीं है। अगर ईरान के साथ जंग में ही इंटरसेप्टर शॉर्ट हो गए तो जब चाइना के साथ जंग होगी तो फिर क्या होगा। और उनके पास जदीद मिसाइलों गोला बारूद के इतने ज़खायर नहीं हैं कि वो तवील और शदीद जंग चंद ही दिनों में इनकी ख़त्म हो जाएगी। और ये यहाँ पे बैठे होंगे खालियात के हमारे पास तो इंटरसेप्टर ही नहीं है, लेकिन वहाँ फिर चाइना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जितने भी इनके बेसिस हैं वो इंतहाई हसास हैं। वो हसास इस तरीके से हैं कि पैसिफिक के अंदर जितने भी इनके अड्डे हैं, बेसिस हैं, चाहे जापान में हो चाहे गुआम में हो। अब गुआम किलर के नाम से तो चाइना ने एक मिसाइल भी बनाया हुआ है कि वो जंग शुरू होते ही चंद घंटों के अंदर गुआम जो इनका अड्डा है उसको तबाह कर देंगे। और चंद घंटों में चीन जो है ये इनको नकारा करने की सलाहियत रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका खुद अपना थिंक टैंक कह रहा है। और वह कह रहा है कि उसके बाद फिर जो जेट्स आती हैं, असला लोड करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, फिर उड़ते हैं, वो उस काबिल नहीं रहेंगे, सॉर्टीज फिर नहीं हो पाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशनल और टेक्निकल चैलेंजेस हैं जिनमें ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिकी जहाज़ों को 24 घंटे के भी कम वक्त में
निशाना बनाया जा सकता है। अब ये अमेरिकी जहाज़ कौन सी हैं? ये F-35 या दीगर जहाज़ नहीं है, ये अमेरिकी बहरी बेड़े हैं जिनको टेक्नोलॉजी की मदद से निशाना बनाया जा सकता है, और चीन ने अपने बेदू सिस्टम की मदद से 2 को निशाना बनवाया है और ईरान को सपोर्ट किया है। अब इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं है कि ईरान को मुकम्मल तौर पे सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो चाइना की तरफ से फराहम की जा रही थी, इसीलिए उन्होंने इतने प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ अटैक किए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ जंग होगी हथियारों पर, बल्कि चीन के पास ये काबिलियत मौजूद है कि वो रनवेज तबाह कर देगा, वो ईंधन के ज़खायर तबाह कर देगा, वो सप्लाई लाइंस को तबाह कर देगा, वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह कर सकता है, जिसके बाद जंग का तसलसल टूट जाएगा। अब हमने ये देखा कि एक ट्रेनिंग की कमी के हवाले से रिपोर्ट आई अमेरिका में, RAND की 2026 की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि अमेरिकी अमले को अगर मवासलात यानी कम्युनिकेशन का सिस्टम टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि चीन जैसे बड़े हरीफ के साथ जो इनको दरकार हैं स्किल्स वो इनके पास नहीं है, इनके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है। और हमने ईरान के मामले में देखा कि टॉप लीडरशिप को उड़ाने के बावजूद नीचे सूबों के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो तमाम तर फोर्सेस जो हैं वो खुद मुख्तार हो गई, और उन्होंने अपने तौर पे जो उनको असाइन किया हुआ था कि इस सूरत में आपने क्या करना है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे किया, और कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी कि किसी भी जगह से कोई भी अटैक हुआ हो या जो उन्होंने कहा हुआ हो उसको पूरा ना किया हो। आपने हम्स को बंद करने से लेके, गल्फ ममालिक के ऊपर अटैक करने से लेके, इसराइल को जवाब देने से लेके, अमेरिकी अड्डे तबाह करने से लेके, अमेरिकी बहरिया के जो समंदरों में एसिड्स थे उनको निशाना बनाने तक हर चीज़ की गई, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि अगर ये मामला होता है, कम्युनिकेशन लाइन टूट जाती है, तो आपने ये करना है। और अब इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि स्ट्रेटजिक खतरात बहुत ज़्यादा हैं, और अमेरिका ये चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि अगर वो चीन के स्ट्रेटजिक प्लेसेस को निशाना बनाए और चीन उसके बदले में एटमी तनाव पैदा करे, तो अमेरिका के पास ये सहूलत नहीं है कि वो इस जंग को एक महदूद हद तक रख सके। इसके साथ ही इत्तेहादियों का किरदार आपके सामने आ गया है। इस जंग की सूरत में जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमेरिकी थिंक टैंक कह रहा है कि जापान जो है ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी सलामती और सियासी कुव्वत पर जो है सारा का सारा जो मामला है वो मुनहसर होगा, और जो कि यकीनी नहीं है। और इसके साथ ही हमने यहाँ नेटो को भी देखा कि नेटो भी साथ छोड़ गई, और फिर वो कहते हैं कि सनती सलाहियत। देखें, सनती सलाहियत के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मैं जब आपको अगली बताऊंगा कि वो 6 नाकामियां जो सबसे बड़ी हैं, और इस वक्त इस जंग को, ईरान और अमेरिका की इस जंग को थर्ड चाइना शॉक के तौर पे जाना जा रहा है। पहले 2 शॉक क्या थे वो भी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि अमेरिकी सनत में इतनी सख्त नहीं है कि वो जंग के दौरान तेज़ी से जहाज़ या मिसाइल तैयार कर सके, जबकि चाइना के पास ये सलाहियत है। तो अब कहा जा रहा है कि अगर अगले 10 साल के अंदर दिफाई बजट को ना बढ़ाया गया, सनती पैदावार को, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम ना किया गया, तो ये मैटर नहीं करेगा कि पहला हमला कितना ताकतवर है, बल्कि असल चीज़ ये होगी कि कौन सा मुल्क लंबी जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ही अमरीकी जंग जो है वो अब मुआशी खुदकुशी में तब्दील हो चुकी है। अमरीकी नाकामियों की 6 वजूहात सामने आई हैं। अच्छा, अमेरिका का जो रवायती तरीका है जंग लड़ने का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक मुआशी खुदकुशी है। उस मुआशी खुदकुशी को कहा जा रहा है थर्ड चाइना शॉक। क्यों? क्योंकि चीन और इसके इत्तेहादी सस्ती टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका के महंगे तरीन दिफाई निज़ामों को चैलेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक दुनिया में नया असूल आ चुका है। वो असूल क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, और उसके बाद दुनिया के तमाम तर दिफाई हल्के जो हैं इस असूल को फॉलो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही भारत के खिलाफ इस असूल को फॉलो कर चुका है। अब वो ये कहती है कि जनाब ये तो मसला है रियाजी का, ये रियाजी और हिसाब किताब की हार है कि अगर आप एक $20,000 के ड्रोन को
20 लाख के पैट्रियट मिसाइल से तबाह करेंगे, तो आप ये बता दें कि ये जंग अमेरिका के लिए माली तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। यूक्रेन से बुलाना पड़ा लोगों को और दीगर जगहों से बुलाना पड़ा। जो त्यारे हैं वो फिजाओं में खड़े थे और जैसे कोई ड्रोन आता था तो उसको निशाना बनाते थे। यानी कि जो दिफाई निज़ाम था वो बेकार हो गया उसके सामने, क्योंकि हर 20,000 के ड्रोन के मुकाबले में 20 लाख का एक मिसाइल मारना पड़ रहा था। और मिसाइल कम पड़ गए लेकिन ड्रोन कम नहीं पड़े, वो डेली हजार बन रहे थे, एक एक महीने में 2-2 5-5 हजार बन रहे थे और वो मुसलसल फायर भी हो रहे थे, क्योंकि मोटरसाइकिल के इंजन लगा के और उन्होंने 20,000 का ड्रोन उन्होंने बनाना था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 6 बड़ी वजूहात इस वक्त अमेरिका की नाकामी के सामने आ चुकी हैं, वो अब फिल भी नहीं होने वाली। उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक तो तनख्वाह है। जो अमेरिका के अंदर एक मजदूर है वो माहाना तकरीबन $5,000 तक, $4,000 तक आराम से कमा लेता है, जिसकी वजह से अगर हम चाइना को देखें, अगर हम यानी कि आप ये देखें कि अगर $30 पर आवर पड़ रहा है अमेरिका को, तो $6 से $5 पड़ रहा है चाइना को। और यहाँ ईरान के अंदर तो $2 में ही ये काम हो रहा है और टोटल $200 से $600 की टोटल तनख्वाह के ऊपर मजदूर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और असला कितना सस्ता होगा, जब लेबर इतनी सस्ती होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिका के अंदर जितने भी बड़े बड़े जिन हैं असला बनाने वाले, जैसे लॉकहीड मार्टिन, मैं ये समझता हूँ अब इनका दौर ख़त्म होने वाला है। और पाकिस्तान जिस तरह JF-17 थंडर 25 मिलियन में दे रहा है और वो वहाँ पे F-16 80 मिलियन का दे रहे हैं, ये गेम अब बदलने वाली है। क्यों, इसकी वजूहत अभी आपको पता चल जाएंगी। अब लॉकहीड मार्टिन को देख लें, बोइंग को देख लें, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी के सारी काम करती हैं मुनाफे के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और चीन और ईरान और उसके जितने भी दुश्मन हैं अमेरिका के, ये सारे के सारे ये काम सरकारी सतह पे कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैदावार को बढ़ाना है। जब आपके मुनाफे और मॉनेटरी के मकासद आ जाते हैं प्राइवेट फर्म्स के अंदर, तो फिर आप इसको इस तरह कंटिन्यू नहीं रख पाते जिस तरह चीन, ईरान और रशिया इस वक्त इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तहकीक में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। उसकी वजह यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जब कोई भी चीज़ बनानी होती है तो सालों तक उनको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, नई चीज़ों को इन्वेंट करना पड़ता है, और वो इतना ख़तरा मोल नहीं ले रहे। जबकि चाइना की जो कंपनियां हैं वो सालों साल बग़ैर किसी मुनाफे के तहकीक कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, जो कि चाइना के पास भी है और दीगर ममालिक के पास भी है। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के पास अभी तक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की वो खसूसियात नहीं है जो कि इस वक्त चाइना और रशिया के पास है, और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अमेरिका से कहीं आगे हैं। उसके बाद एक वजूहत ये भी बताई जा रही हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम। अब कहने का तो डेमोक्रेसी है, हर 4 साल के बाद सदर बदल जाता है। अमेरिका के अंदर बाइडन कुछ और कर रहे थे, ट्रंप कुछ और कर रहे हैं। इससे पहले बाइडन से पहले ट्रंप कुछ और कर रहे थे, ट्रंप से पहले जो है ओबामा कुछ और कर रहे थे। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, यहाँ पे दहाइयों से इनके जो हुक्मरान हैं वो एक ही पॉलिसी के ऊपर गामजन है, वो उस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हर रोज़ कोई नई पॉलिसी लेके सामने नहीं आ जाता और उसके बाद तमाम का तमाम ठप करके घर एक बनाया था उसको तोड़ के नया घर बनाना शुरू करते हैं। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सस्ता असला जो है वो महंगे असले को कैसे शिकस्त देता है, ये अब नया डॉक्ट्राइन है जंगें लड़ने के लिए। और उसमें मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे बड़ी मिसाल यूक्रेन और रशिया की जंग। जब शाहिद 136 ईरान से लेके रशिया ने यूक्रेन पर फायर किए तो हर एक को रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल फायर करने पड़ते थे, और एक वक्त आया कि उनके पास पैट्रियट मिसाइल ही ख़त्म हो गए। और फिर उन्होंने उसके बाद सस्ती तरीन FPV ड्रोन्स, खुदकश ड्रोन्स और इस तरह की चीज़ें तहकीक की और वो निकाली। और अब इस वक्त दौर भी यही है कि आपको नई चीज़ों को इन्वेंट करना पड़ेगा इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, वरना मुआशी तौर पे जंग जो है वो आप हार जाएंगे। और जो मुआशी तौर पे हार जाए वो वैसे ही हार जाता है। रशिया के पास भी जो USSR था उसके पास भी असले की कमी नहीं थी, मुआशी तौर पर वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया था, उसके बाद उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि तादाद जो है वो मेयार पे भारी पड़ चुकी है। अगर आप कहें जी मैंने तो एक
ही पेंसिल लेनी है और ये पेंसिल भी कमाल की कंपनी की होनी चाहिए, और दूसरी तरफ 100 पेंसिल पड़ी हुई हैं, तो वो 100 पेंसिल जो हैं वो ज़्यादा कारआमद होंगी, ना कि वो एक पेंसिल। दिखावे के लिए, शश्के के लिए, स्टेटस के लिए अलग चीज़ें, मगर ग्राउंड में इस्तेमाल के लिए अलग चीज़ें। जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। फिर हौसी बागियों को ले लें। एक छोटा गरीब गिरोह ने सुपर पावर को वहां पे झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को हौसी बागियों से मुआहिदा करना पड़ा कि रेड सी को खोल दे, और यहां पे क्या था, चंद हजार डॉलर के ड्रोन्स, सस्ते बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बदले में यहां पे अरबों डॉलर के जंगी बहरी बेड़े 35-35, 40-40 F-35 के साथ वहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो खुलवा नहीं पा रहे। एक छोटा सा ड्रोन आता है, किसी भी जहाज को तबाह करता है, जहाज तबाह होता है, दुनिया के अंदर इंश्योरेंस जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है, बिजनेस जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि किया जाए, पेट्रोल की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, पेट्रोल आसमान से बातें करना शुरू कर जाते हैं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो खतरे में पड़ जाती है। तो अब इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो तीसरा शौक, तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड चाइना शौक ये था। इससे पहले पहला शौक जो दिया गया था अमेरिका को चाइना की तरफ से, वो आपको पता है सस्ते खिलौने और सस्ते कपड़ों की मदद से दिया गया था, और खात्मा करके रख दिया था अमेरिका के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री का, चाहे वो खिलौने हों चाहे वो कपड़े हों। सिर्फ चाइना के खिलौने और चाइना के कपड़े जो हैं वो बिक रहे थे। उसके बाद जो दूसरा शौक दिया गया, चाहे वो चैट जीपीटी के मुकाबले में इनकी अपनी टेक्नोलॉजी हो चाइना की, 5G के मुकाबले में, सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले में। आज मैं एक तहकीक पढ़ रहा था कि बहुत कम कंपनियां हैं चाइना के अंदर, 130 कंपनियां हैं वो जो प्रॉफिट में जा रही हैं, यानी कि जिस तरह का होना चाहिए, वो इसलिए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पे BYD को अपने जो सप्लायर्स हैं मुख्तलिफ, उनको ये कहना पड़ा कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी 10% कीमतें कम करें, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये कंपटीशन इस कमाल का हुआ कि पूरी यूरोप की मार्केट को इन्होंने बिछाड़ के रख दिया, और इस वक्त इनका पूरी उसके ऊपर कब्जा है। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि तीसरा शौक आपको बता दिया मैंने कि चीन का यही फार्मूला था कि दिफाई सनत के अंदर भी इतनी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल बनाए जाएं कि अमेरिका के पास इन्हें गिराने के लिए पैसे ही ना रहें। और ये फिर हमने देखा आखिरी दिनों में जंग के कि किस तरह इसराइल के अंदर तबाही मचाई गई। अच्छा, अब एक तरफ होता है अटैक, दूसरी तरफ होता है डिफेंस। डिफेंस के ऊपर अमेरिका ने बहुत फोकस किया, गल्फ के अंदर इसराइल का आयरन डोम को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अटैक करने के लिए वेपन्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जबकि दिफा करने के लिए वेपन्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे जो हतमी नतीजा है वो ये है कि सस्ती सप्लाई चेन एक हैवी लेवल के ऊपर वो हो। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फ़िलहाल अमेरिका जो है एक ऐसी दुकान है जो सिर्फ महंगी और नफीस चीज़ें जहाँ से मिलती हैं, जबकि जो उसके दुश्मन हैं, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, वो सस्ती चीज़ों की होल सेल दुकान खोल के बैठे हैं कि जितना लेके जाना ले जाओ, यहाँ पे माल की कमी नहीं होगी। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होने के बहुत बड़े चांसेस पैदा हो गए हैं, और ये मुज़ाकरात होगा सेकंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो पहला सीज़ फायर है वो 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक है। 22 अप्रैल से पहले एक राउंड दोबारा होना है। अब उसमें कुछ चीज़ें पैदा की गई। ईरानी तैयार है पाकिस्तान के अंदर आने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिकन को कुछ सिक्योरिटी के मसले हैं, कुछ और मसले हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आप जनीवा में कर लें। लेकिन इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तो कन्फर्म हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि ईरान ने उनसे रब्ता किया है और वो डील करना चाहते हैं, और इसके ऊपर मुसलसल राब्ते भी हो रहे हैं और मामला जो है वो मस्बत सिमत के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि मीटिंग एक और होगी, और वफद ने ये फैसला किया था उस वक्त भी जब दोनों वफद आपस में मिल रहे थे। ये अंदर की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लीक हो रही हैं कि मुज़ाकरात को आगे चलाएंगे, और टाइम और लोकेशन जो है वो अभी होना बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि रफली ये हफ्ते इतवार तक ये दूसरी मीटिंग जो है हो जाएगी। अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं बुध वाले दिन तुर्की के दौरे पे, कतर के दौरे पे, सऊदी अरब के दौरे पे, जहाँ पे ये डीलों को मैच्योर करेंगे। $5 बिलियन भी कतर और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका
اب کہانی یہ ہے کہ ایران پاکستان میں چاہتا ہے، پاکستان پاکستان کے اندر چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ کہیں اور ہو جائے، لیکن اب سگنلز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکی بھی راضی ہو گئے ہیں کہ یہ میٹنگ اب پاکستان کے اندر ہوگی، لیکن اس کو ابھی میچور ہونا باقی ہے، لیڈرشپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ مشترکہ فریم ورک کا اعلان تقریباً ہونے والا تھا پہلے راؤنڈ کے اندر، لیکن جے ڈی وینس نے کہا باقر کالیباف کو کہ میں اپنی لیڈرشپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا پر اس کو ہم کچھ بھی اناؤنس نہیں کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ سے میں بات کروں گا اور کوئی میڈیا پر سرکس نہیں ہوگا، لیکن ہم ایک اور میٹنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جانے سے پہلے ہی یہ اشارہ کر گئے تھے کہ ایک اور میٹنگ ہوگی۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی مذاکرات ہوئے اس میں یہاں تک کہ یورینیم کی بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ دکھا کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کی کنزمپشن کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بازو مروڑ کے ان کو ہم جو ہے گھٹنوں پر لے آئے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنا جو دکھانا ہے انہوں نے دکھائیں، لیکن جو انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ لبنان کے اوپر بہت زیادہ ٹچی تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر ہم نے لبنان کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے حزب اللہ کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے حماس کو چھوڑ دیا، تو پھر کوئی بھی پراکسی ہمارے لیے اس طرح نہیں کرے گی جو کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ نہ حوثی میدان میں آئیں گے، اور باب المندب بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہاں پہ اسرائیل کی شہرہ کے اوپر بیٹھی ہوئی حماس بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لبنان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا حزب اللہ اگر ادھر ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ریڈ لائن ہے ایران کی وہ ان کی پراکسیز ہیں، یہ حزب اللہ ہے، لبنان کا پیس ہے۔ بقایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر کے اوپر جو کنسرن ہے، ظاہر سی بات ہے ایک انٹرنیشنل این پی ٹی کے ہم ممبر ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم 3% کریں، ہم 5% کریں، ہم 2% کریں، ہمیں انریچمنٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جہاں تک جو انریچڈ مٹیریل ہے اس کو کسی اور ملک میں شفٹ کرنا ہے تو اس کا سلوشن بھی نکل آئے گا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں گوادر کے اندر ریفائنری کی۔ اب 2019 کے اندر پہلی دفعہ یہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ سعودی عرب ریفائنری لگانے جا رہا ہے، پھر 2023 کے اندر اس کو ریویو کیا گیا، اب ایک دم سے یہ خبر سامنے آئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے پہلے ہفتے میں ہی پاکستان کے اندر پٹرول کی قلت اور فلاں اور ڈمکا، حکومت کچھ اور کہہ رہی تھی، لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، اور ان کو پہلے ہی ہفتے کے بعد جو ہے قیمتیں بڑھانی پڑ گئیں۔ اب اگر یہ معاملہ سارا ہوتا ہے، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب $100 پر بیرل کے اوپر پٹرول جاتا ہے تو پاکستان کو $2 بلین سالانہ کا ٹیکہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی 10 مہینے کے اندر 10 سے 12 بلین ڈالر جو ہیں وہ صرف تیل اور انرجی کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان نے یہ آفر دیا کہ 20 سال تک ٹیکس ایگزمپشن ہوگی، کسٹم کے اوپر بھی آپ کو ہم چھوڑیں گے، اور آرامکو جو ہے وہ OGDCL PPL اور GHPL کے ساتھ مل کے 45 to 40% انویسٹمنٹ کرے گی، جس کے بعد 3 سے 4 لاکھ بیرل پر ڈے پہ یہ کام ہوگا ریفائنری کے اندر۔ اور پاکستان کے اندر آلریڈی بھی اس وقت تقریباً 4.5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے کام ہو رہا ہے، تو یہ تقریباً 1 ملین بیرل کے اوپر پاکستان چلا جائے گا۔ اور پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہیں اس میں مدد ملے گی، امپورٹ بل جو 10 مہینے کے اندر $12 بلین ہوا ہے وہ ڈکریز ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو لوکل ریفائنری ہوں گی تو جو ریفائن پروڈکٹس پاکستان بڑی تعداد میں باہر سے منگواتا ہے وہ بھی امپورٹ کو ایک بہت بڑا کٹ لگے گا، کیونکہ پاکستان اپنی انرجی کی ضروریات کا 80% باہر سے منگواتا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، تمام چیزیں پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں، چیزیں بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔